ठीक है, यही मतलब हुआ। फर्स्ट वाले केस का मतलब क्या हुआ, जब हम इसके अंदर कोई पॉइंट लेंगे तब आपका जो आर, ये जो हम ले रहे हैं ना स्मॉल आर, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उसे हम आर डिस्टेंस बोलते हैं ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट कब होती है, एट आर इज इक्वल्स टू रेडियस, जब हमारा डिस्टेंस और रेडियस इक्वल हो जाता है। इसके बाद कब, जब आपका जो आर है, ठीक है, सॉरी, जब आपका आर जो है किससे बड़ा हो, रेडियस से बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो सकता है ना, कितना भी आपका बड़ा हो सकता है, जो सॉरी सही बनाया था मैंने ना, आर जब रेडियस से बड़ा होगा तो किसी भी पॉइंट तक, इनफाइनाइट तक हम कहेंगे, तो ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1/r² के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर आपकी है 0, रेडियस जब ऑन द सरफेस है तो है मैक्सिमम 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पे क्या होती जाती है, जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये ग्राफ आपको इतनी बातें बता रहा है, ये लिमिट्स के टर्म में आता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो ये लिमिट्स ध्यान में रखना। ठीक है, इसी का सिमिलर कुछ एक क्वेश्चन है, वो देख लो आप लोग और उसका मुझे आंसर बता दो। दिस, यस, जेई 2012 का क्वेश्चन है, इसको रीड करो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। यस गाइस, आंसर बताइए। एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हैं, सेम चीज जो अभी मैंने आपको बोली कि एक कोई थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है, एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है, विथ इट सेंटर एट द ओरिजिन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी कितनी है आपकी, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आपसे बोल रहा है ई आर और वी आर। पोटेंशियल अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ ई आर का ग्राफ देखो कि ई आर का ग्राफ विथ डिस्टेंस आर, ठीक है, ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ ई वर्सेस आर ग्राफ। आर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं, तो सेंटर से आर तक जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उसको स्मॉल आर से बोलते हैं। तो बोल रहे हैं इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्राफ, तो कौन सा ग्राफ इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी अगर आपको अभी मैंने वोल्टेज का नहीं बताया है ना, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, तो आपको देखो अभी मैंने जो ग्राफ बताया, पहले इनसाइड द स्फीयर कितनी रहेगी, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम, और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आपके अकॉर्डिंग सिर्फ ई का ग्राफ देखें तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। इज इट क्लियर? डी ऑप्शन है मैम। हाँ डी, हाँ वैसे तो करेक्ट ऑप्शन डी है, यस, पर अभी हमने वोल्टेज नहीं पढ़ा है ना, दैट्स व्हाई सिर्फ ई की टर्म की बात करें ना तो मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर? क्लियर? यस मैम। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आया, नेक्स्ट टॉपिक लास्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कोई कैसा शेल है, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। अब हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, मतलब पूरे सरफेस पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी सिर्फ उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब हमारा चार्ज कहाँ है, सब जगह है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने चार्ज को किसी स्फेरिकल शेल पे। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कहाँ कहाँ रहे, कैसी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुल मिला के हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस वही हमारा क्या होगा, मान लो मुझे इस पी पॉइंट पे कंसिडर करनी है, ठीक है, कैसा शेल ले लिया मैंने, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले लिया, तो इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, सेम गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें निकालना है, तो गॉस थ्योरम हमारा Q/ε0 हो जाएगा, या हम कहें
EDS के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, R कंसीडर कर लिया, और सेंटर से इस सरफेस तक के डिस्टेंस को मैंने कैपिटल R से लिख दिया, जो क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फर्स्ट तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस मुझे बनाना है, तो ये मेरा कुछ गॉसियन सरफेस हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो निकल जाएगी। ये सिमेट्रिक भी है, ये गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया है, और आपका क्लोज सरफेस भी है। ठीक है, तो मैं इस पे आप गॉस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट किसकी इक्वल हो जाएगा, EDS, सेम लास्ट डेरिवेशन, और DS क्या हो जाएगा, आपका एरिया। एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। यस। कौन सा आर लेंगे, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल आर से लेकर हाँ स्मॉल आर हाँ, यस, वेरी स्मॉल गुड। आर से लेकर बड़े आर तक। हाँ, तो स्मॉल आर से बड़े आर तक, ना, नहीं, मतलब बड़े सिर्फ स्मॉल आर। सेंटर से हाँ, यस, आर वेरी तक। गुड, यस, वेरी गुड, सेंटर से तो स्मॉल आर ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम कैसी आ गई, कंडक्टिंग स्फीयर की जैसी आ गई, 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन आउटसाइड द स्फीयर कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, R² के। सेम वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अगर हम देखें कहाँ से, R से बड़ी और इनफाइनाइट तक, हमारे फिर कितना आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² आ गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सेम सेकंड कंडीशन भी सेम रहेगी। अब मैं कहाँ, सेकंड कंडीशन क्या लेते थे हम, स्फीयर पे ही फाइंड आउट करते थे। इस Q पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r किसकी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4πε0 Q/r²। फिर अगर हम देखें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पे ही ये R की वैल्यू सेम है, तो फिर से हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, कितनी, 1/4πε0 Q/r²। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तो हमारे दोनों दोनों केसेस हो गए, इनसाइड आउटसाइड दिस स्फीयर और एट द स्फीयर। अब थर्ड कंडीशन मैं बताने जा रही हूँ। थर्ड कंडीशन देखो, ये स्फीयर के लिए ट्रू नहीं है, ये आप कोई भी सरफेस लोगे एग्जाम में, स्फीयर से पूछ सकते हैं, क्यूब से पूछ सकते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस से पूछ सकते हैं, उसके लिए ट्रू है। आपको बस ध्यान क्या रखना होगा वो मैं बता रही हूँ। अब हम कहाँ फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनसाइड द स्फीयर। देखो ये मेरा कुछ स्फीयर है और इस पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसी के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया है R, मुझे अंदर फाइंड आउट करनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब देखो ये मेरा सेंटर है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस तो मेरा रेडियस हो गया। कंसिडर कर लो सेंटर से कोई पॉइंट P, ये मेरा P पॉइंट है, और इस P पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R। मुझे इस पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती थी, अब अभी ये पॉइंट P पॉइंट ये लिया था मैंने P पॉइंट, तो इसके काटते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाया था जब आउटसाइड द स्फीयर मैंने बात की थी। अब मैंने जब ये पॉइंट अंदर ले लिया, तो मुझे इसके अंदर इस पॉइंट को काटता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक स्फीयर बना दिया। ठीक है, अब देखो ये अंदर स्फीयर बनाने से प्रॉब्लम क्या होगी, हम गॉस थ्योरम लगा तो सकते हैं, यहाँ पे हम गॉस थ्योरम इजीली लगा देंगे। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता था, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0 इज इक्वल्स टू EDS। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये Q का क्या मतलब होता था, Q कौन सा लेते थे हम, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मेरा गॉसियन सरफेस अब ये है,
मेरा गॉसियन सरफेस ये है, तो इसका मतलब ये जो बाहर चार्ज दिख रहे हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं बोल रही थी इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो मैं अब क्यू नहीं ले सकती, मुझे अंदर के लिए अंदर कितना चार्ज है ये पता होना चाहिए ना, अंदर कितना चार्ज है, ये जो जितना आपको अंदर चार्ज दिख रहा है सिर्फ हमें ये लेना पड़ेगा गॉसियन, क्योंकि ये इनसाइड द गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे ये क्यू इन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। कभी भी किसी भी कोई भी क्लोज सरफेस में जब आपको, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग क्लोज सरफेस है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने को आती है, तो आपका क्लोज सरफेस है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जो आपका थर्ड बच रहा था ना, थर्ड क्या बच रहा था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पे किसी वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके लिए हमने क्या पढ़ी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी, पर यूनिट पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना। तो अगर मुझे Q फाइंड आउट करना है तो मैं अब इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि यहाँ पे कितना चार्ज है, ये जो Q इनसाइड है ये कितना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा वॉल्यूम स्फीयर का कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4πr²। नहीं वो तो एरिया होता है, मैम 4 पाई by आर 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं गलत, 4/3 पाई आर क्यूब। यस 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है आपका, ये आर क्या है, रेडियस है स्फीयर का, ये आपका रो हो गई, ये आपकी क्या हो गई, वॉल्यूम डेंसिटी हो गई। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं पर यूनिट वॉल्यूम पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर इतना चार्ज है, कितना, इतना Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसे ऐसे समझो कि अगर एक पेन, 1 पेन 2 रुपीज का आ रहा है, तो 2 पेन कितने के आते हैं, 3 पेन कितने के आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। एक यूनिट, किसी भी 1 यूनिट क्वांटिटी को जो भी नंबर ऑफ यूनिट अपन को निकालनी है अपन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे होगा, देखो ये आपका पर यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पर यूनिट पे आपका कितना है, Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप सिर्फ इतने रीजन पे आपको चार्ज चाहिए कि इतने रीजन पे कितना चार्ज है ना, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, Q इनसाइड। Q इनसाइड आपको फाइंड आउट करना है, तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, रो इनटू इसका जितना वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम होगा, 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आया ये फॉर्मूला सबको, ये फॉर्मूला समझ में आया। अंदर कितना चार्ज होगा, जितनी इसकी डेंसिटी Yes, है इनटू जितना अपन को चाहिए था। जैसे 3 पेन की निकालना थी हमें वैल्यू रुपीस, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही मुझे अभी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब पे चाहिए कितना चार्ज था, तो मैंने उसको डेंसिटी से, पर यूनिट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q इनसाइड मेरा कितना आ जाएगा, अब रो की वैल्यू क्या है, Q बाय 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इनसाइड द सरफेस चार्ज आपका कितना आ गया, चार्ज आपका आ गया Q स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। देखो अभी हमारा स्फीयर था तो हमने 4/3 पाई आर क्यूब रखा, ठीक है। अगर क्यूब होता तो कुछ रखते, अगर सिलेंडर होता तो कुछ रखते ना, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन मेथड सबका यही है। पहले पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप चार्ज निकालो, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डेंसिटी निकाल लो, और फिर जितने भी एरिया पे आपको चाहिए उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो Q इनसाइड ये आ गया। अब हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, हमें अब मालूम चल गया इतने चार्ज पे कितना था, इतने वॉल्यूम, इतना जो एरिया है इस पे इतना चार्ज है, Q स्मॉल आर क्यूब बाय आर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है हमारा, सिग्मा इज फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही किसके इक्वल होता है, EDS के। तो EDS आ जाएगा Q इनसाइड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारा ds क्या है, स्फीयर का एरिया। स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, स्फीयर का एरिया क्या हो 4 जाएगा, pi r square. 4 4 पाई pi r स्मॉल square. आर का स्क्वायर। फोर ठीक है, हाँ, और हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया कितना, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। यहाँ पे साफ साफ लिख रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर क्यूब। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। नॉन कंडक्टिंग बोल लो, या कई बार एग्जाम में आपको डाइलेक्ट्रिक भी लिखा आ सकता है। ठीक है, कोई भी नॉन कंडक्टर वे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जब आप अंदर चार्ज फाइंड आउट करते हो तो पूरा चार्ज नहीं बचता, तो आपको चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ मैम स्क्रीन दिख रही। स्क्रीन नहीं, नहीं स्क्रीन तो विजिबल है, बाकी सबको विजिबल है। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज भी आपका कांस्टेंट है। आप आर देखोगे, आर रेडियस है स्फीयर का, रेडियस भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये जो स्मॉल आर है ये वेरी करता है। इसका मतलब ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। ये स्मॉल आर है क्या, इनसाइड द कंडक्टर, ये कोई डिस्टेंस है, इनसाइड द कंडक्टर कोई डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है, सेंटर से। अच्छा, ये डिलीट कर दूं, स्क्रीन पे जितना लिखा है डिलीट कर दूं। यस मैम। ओके, मैम हाँ, हेलो मैम। जी 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 बच्चा बोले। यस, अब हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, हमने तीनों केसेस देख लिए, इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो कैसा आ जाएगा, ई वर्सेस आर में प्लॉट कर रही हूं तो मेरे पास फिर से 3 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, जब मेरा आर स्मॉलर देन आर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड। जब मेरा आर कैपिटल आर के बराबर होगा, जब ऑन द सरफेस होगा, या फिर आर इस आर से बड़ा होगा और इनफाइनाइट कहीं तक भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट वाले में आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। फिर सेकंड वाले पे कांस्टेंट है, रेडियस जब होगा, है ना, रेडियस पे होता है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। कितनी होती है, मैक्सिमम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर थर्ड वाले में क्या होता है, ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, कम होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर गाइस, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे तो ये टॉपिक ओवरऑल देखा जाए तो इजी है, बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब इस वाले केस को और ध्यान से देखो, इसका तो मैंने बता दिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अब अगर आप इस रीजन में देखें, सिर्फ नॉन कंडक्टिंग के लिए बता रही हूँ ये, ठीक है, अगर आप नॉन कंडक्टिंग के लिए अंदर देखें ना, किसी भी स्फीयर के या किसी भी शेप ले लो, आप सारे शेप के लिए करके देखना, क्यूब के लिए, सिलेंडर के लिए, किसी भी शेप की जब आप अंदर देखेंगे, तो अगर हमारा, मैंने अभी स्फीयर लिया था तो मैं स्फीयर ले लूं और मैं आर का डिस्टेंस कहां से लेती हूँ, सेंटर से, मान लो इतना डिस्टेंस होगा आर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अगर मैं ये आर अब यहाँ पे ले लूं, थोड़ा बढ़ा दूं, किसकी तरफ बढ़ा दूं, रेडियस की तरफ, अब मैंने आर की वैल्यू इतनी कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
फिर मैं यहाँ पे कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जाता है। कब तक? जब तक आर जो है रेडियस के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिर्फ इस डायग्राम को देख लो, ये पूरा जो पैराग्राफ है ना ये समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग बाद में रीड कर लेना। आपके पास 3 स्फीयर हैं, स्फीयर 1, स्फीयर 2 और स्फीयर 3। स्फीयर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, स्फीयर 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, स्फीयर 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 है ना। ये जो डिस्टेंस है रेडियस, इसका रेडियस कितना है R/2 है, इसका रेडियस R है और इसका रेडियस 2R है। पहले वाले स्फीयर को कितना चार्ज दिया है Q, दूसरे वाले को दिया है 2Q, तीसरे वाले को दिया है 4Q। अपन से पूछा है कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम है और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में है ना। हमसे तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। तो सारे केसेस को ध्यान से देखते हैं। पहला वाला केस देखो, पहला वाला केस क्या कह रहा है अपन का कि एक हमारे पास शेल है जिसपे कितना चार्ज है यूनिफॉर्मली, कोई ना, कैसा है हमारा डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है। डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है मतलब पूरे पे चार्ज होगा। ठीक है, पूरे पे चार्ज है, इसके पूरे पे चार्ज है। कितना चार्ज है Q, ठीक है। और रेडियस कितना है आपका, रेडियस है R/2। और हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R दिया है, जो अपन स्मॉल r ले रहे थे क्वेश्चन में अपन को कैपिटल R दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E अपन का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ना ये तो नो मैम। नो तो मैम। सबको मालूम ही है ना, इतना तो सबको मालूम ही है। अब सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड पे क्या कह रहे हैं, फिर से वही है लेकिन इस बारी चार्ज कितना है 2Q और पॉइंट कहाँ दे दिया, इस सरफेस पे दे दिया, ऑन द सरफेस। और रेडियस कितना दिया है, R दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/R का स्क्वायर। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, E2, और ये हम फाइंड कर रहे थे E1। ठीक है, तो E2 मेरा, सॉरी ब्लैक कलर हो गया, या E2 कितना आ जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। और ये इतना क्या है, ये हमारा E1 है। तो E2 अपन का आ गया 2E1। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? यस मैम। नो मैम। नो। ठीक है, अब थर्ड बस ट्रिकी है। अगर जिसको थर्ड समझ में आ गया उसको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब थर्ड वाला कंसिडर करें। तो थर्ड वाला कंसिडर करें, हमारे पास फिर से एक स्फीयर है और इसका रेडियस इस बार कितना दिया है 2R और चार्ज कितना दिया है 4Q। और इस स्फीयर के अंदर मुझे एक पॉइंट दिया है P इस पे, और ये P सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, इसलिए ही लिखवाया था, मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्या है 4Q। और क्या बताया था मैंने, क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिवाइड करेंगे किसका, रेडियस के क्यूब का। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है R और रेडियस कितना है 2R का क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा 2R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QR। 2 का क्यूब हो जाएगा 8R क्यूब। एक R से एक R कैंसिल तो हो जाएगा R स्क्वायर। 4 1 4, 4 2 8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2R स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अब ये Q/R स्क्वायर क्या है फिर से मेरा E1।
समझ में आया? E1। तो अब देखो, अब आपको सारा कुछ पता चल गया। सारा क्या पता चल गया? ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 और ये है आपकी E2। तो सबसे बड़ी कौन सी है? मैम आपने E2 की वैल्यू तो 1/4 पाई E0 क्या अपॉन R ली है, हाँ, आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो ना, मैंने जो फिर ये E1 E1 के इक्वल कैसे है हाँ मैम? देखो, हाँ वही बात देखो, E1 कितना आया था अपन का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। इधर देखो, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इधर भी Q लिखा है, इधर भी Q लिखा है, इधर भी आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर है। तो ये पूरे की जगह मैं E1 लिख सकती हूँ ना? यस मैम। ठीक है, तो E1 अपन का E1 है, E2 कितना है? ट्वाइस ऑफ E1। और E3 कितना है? E3 है अपन का हाफ ऑफ E1। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई इसमें से वैल्यू? E2। सबसे बड़ी E2 है, फिर है अपन का E1, फिर है अपन का E3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सी। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे जब अटेम्प्ट हो पाएगा, सबसे पहली बात आपको मालूम हो कि डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर क्या होता है। सेकंड आपको, है ना, समझ में आया? सेकंड आपको सारे केसेस आते हो कि आउटसाइड द स्फीयर क्या कंडीशन है, ऑन द स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, और आपका इनसाइड द स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है। तब आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अच्छा, ये है 2018 जेई एडवांस का बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको 4 केसेस दिए हैं, पूरे चैप्टर का कंसाइज कह लो आप। अपन ने अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी है ना, ये उन सब का आंसर है। आपको P दिया है, P क्या बोल रहे हैं? E इज इंडिपेंडेंट ऑफ D। ई जो है कोई डिस्टेंस है D, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये किस केस में होता था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ही ना करे। कौन से केस में होता था? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ही ना करे। अभी दिखाया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। इसमें डिस्टेंस था? यस गाइस, डिस्टेंस था इसमें? No, ma'am. नहीं था ना? No, ma'am. तो फर्स्ट वाला जो आंसर होगा क्या होगा आपका? इनफाइनाइट प्लेन शीट। कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट जब हम लेते हैं तब आपका ना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन क्या दी है आपको? E इज इंडिपेंडेंट ऑफ D। E D पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। D क्या है? कोई डिस्टेंस है। सेकंड देखो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इसके लिए आपको सारे फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब था? एक ग्राफ बताया था मैंने आपको ऐसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। किस टॉपिक में बताया था? ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास के शुरू होते में ही बताया था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी? लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो सेकंड वाला क्या होगा? ड्यू टू लाइन चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो सबको ही मालूम होगा, पॉइंट चार्ज होता है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। थर्ड है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D क्यूब। क्यूब कब आता है? कोई बताए क्यूब कब आता है? मैम रो वाले फॉर्मूले में। डायपोल ना, जब अपन कोई सा भी डायपोल ले लें, जनरल पोजीशन ले लें, इक्वेटोरियल पोजीशन ले लें, ब्रॉड साइड पोजीशन ले लें, जब आता है ये, ठीक है। और ये कब आता है? लाइन चार्ज के लिए। और ये कब आता है? किसी भी
प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। अब आपको ये सब मालूम है तो आप मैचअप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कल इसका आंसर पूछूंगी। ओके ओके मैम। ओके, सबको सब समझ में आया?